सेक्शन 11। सेक्शन 11 जो है इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम फर्स्ट यूनिट। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है, मैं ये गारंटी नहीं देता, लेकिन अक्सर जो क्वेश्चन आता है वो सेक्शन 11 में से आता है, क्योंकि इसमें हमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ना है, दैट इज प्ली ऑफ एलिबाई। प्ली ऑफ एलिबाई, ये याद रख लेना। सेक्शन 11 डील करता है उन फैक्ट्स के साथ जो अदरवाइज रिलेवेंट नहीं होते, उनकी रेलेवेंस नहीं होती है केस के साथ, लेकिन अगर कुछ चीजें होंगी तो वो रेलेवेंट बन जाते हैं। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट। फैक्ट्स व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट। मैंने अभी आपको क्या कहा, वो रेलेवेंट नहीं होते वो फैक्ट्स, लेकिन अगर कुछ चीजें होंगी तो वो फैक्ट्स भी क्या बन जाते हैं, रेलेवेंट बन जाते हैं। ठीक है, वो फैक्ट्स जो अदरवाइज रेलेवेंट होते ही नहीं हैं वो रेलेवेंट बन जाते हैं जब दो कंडीशंस फुलफिल हो। याद रखो, वो फैक्ट्स जो अदरवाइज रेलेवेंट नहीं होते हैं वो रेलेवेंट बन जाते हैं जब दो कंडीशंस फुलफिल हो। फैक्ट्स विच आर नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट व्हेन टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड। नंबर फर्स्ट, अगर वो फैक्ट्स इनकंसिस्टेंट होंगे, क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट, किसके साथ, या तो फैक्ट इन इशू के साथ या तो रेलेवेंट फैक्ट के साथ। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। इफ दे आर कंसिस्टेंट, इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट इन इशू और अ रेलेवेंट फैक्ट, अगर वो इनकंसिस्टेंट होंगे फैक्ट इन इशू के साथ या रेलेवेंट फैक्ट के साथ, तो वो क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे ईश्वर जी, रेलेवेंट बन जाएंगे, वरना वो रेलेवेंट नहीं होते। दूसरी शर्त, वो फैक्ट्स बजाते खुद themselves, या अगर हम उन फैक्ट्स को किसी और फैक्ट के साथ कनेक्ट करेंगे, वो फैक्ट बजाते खुद या अगर हम उस फैक्ट को किसी और फैक्ट के साथ जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, इससे क्या होगा, इससे फैक्ट इन इशू की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस या तो हाईली प्रोबेबल बन जाएगी या तो हाईली इम्प्रोबेबल बन जाएगी। ये भी आप कंफ्यूज होंगे थोड़ा सा, ये भी आपको जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आपको समझ में आएगा। पहले आप याद रखो, पहली शर्त है कि वो फैक्ट्स जो रेलिवेंट नहीं होते हैं वो रेलिवेंट बन जाते हैं दो कंडीशंस में। पहली कंडीशन ये है कि अगर वो इनकंसिस्टेंट होंगे या तो फैक्ट इन इशू के साथ या तो रेलिवेंट फैक्ट के साथ। दूसरी शर्त है वो फैक्ट्स बजाते खुद या अगर हम उस फैक्ट को किसी और फैक्ट के साथ कनेक्ट करेंगे, इससे फैक्ट इन इशू की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस या तो हाईली प्रोबेबल बन जाएगी या तो हाईली इम्प्रोबेबल बन जाएगी। आपको समझ में आ गया? मैं आपको एक मिसाल देता हूं। कोर्ट में क्वेश्चन है कि ए ने कलकत्ता में क्राइम किया या नहीं किया। दिस इज द फैक्ट इन इशू। क्या डिसाइड करना है कोर्ट को कि क्या ए ने कलकत्ता में क्राइम किया या नहीं किया फलानी दिन। ठीक है, क्या 1 अप्रैल को फलानी इंसान ने कलकत्ता में क्राइम किया या नहीं किया। दिस द क्वेश्चन टू बी डिसाइडेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दिस द फैक्ट इन इशू। कोर्ट में यह फैक्ट सामने आता है कि ए जो है, ए उस दिन कलकत्ता में था ही नहीं, ए लाहौर में था। कहां पे था? लाहौर में था। आपको समझ में आ गया? वो लाहौर में था, उसका केस के साथ कोई लेना देना है? नो, इट इज नॉट रेलिवेंट। लेकिन वो रेलिवेंट बन जाता है कब? जब वो फैक्ट इन इशू के साथ इनकंसिस्टेंट हो। एक कलकत्ता में दूसरा लाहौर में, दो फैक्ट्स आपस में मिलते ही नहीं, ये मैच ही नहीं होते। दे आर इनकंसिस्टेंट, दे आर इनकंसिस्टेंट। आपको समझ में आ गया? अब वो कहता है कि जैसा जिस वक्त कलकत्ता में क्राइम हुआ, मैं स्पॉट ऑफ द क्राइम, मौके वारदात से इतनी दूर था कि ये हाईली इम्प्रोबेबल बन जाता है मेरे लिए, ऑल्दो नॉट इम्पॉसिबल। क्या बन जाता है? हाईली इम्प्रोबेबल, नॉट इम्पॉसिबल, हाईली इम्प्रोबेबल, कि इतनी दूर से मैं क्राइम कर सकता हूं। आसमान जमीन का फर्क है, कहां कलकत्ता और कहां लाहौर। आपको समझ में आ गया? तो इससे क्या होगा? इससे जो फैक्ट इन इशू क्या है
क्या उसने कैलकाटा में फलानी दिन मर्डर की क्राइम किया है या नहीं किया है। आपको समझ में आ गया। वो अपने डिफेंस में क्या कहता है, जज साहब मैं मौके वारदात से, स्पॉट ऑफ द क्राइम से इतनी दूर था दैट इट बिकम्स हाईली इम्प्रोबेबल फॉर मी दैट आई कैन बी प्रेजेंट एंड टू प्लेसेस एट द सेम टाइम। आपको समझ में आ गया, ठीक है। इससे फैक्ट एंड इशू क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, हाईली इम्प्रोबेबल, हाईली इम्प्रोबेबल। और जब इससे ये हाईली इम्प्रोबेबल, हाईली प्रोबेबल भी बन सकता है, ठीक है। मैंने ये भी आपको कहा या तो हाईली प्रोबेबल बन सकता है या तो हाईली यहां पे क्या बन गया, हाईली इम्प्रोबेबल। इट इज ए रिलेवेंट फैक्ट, इट इज ए रिलेवेंट फैक्ट। आपको समझ में आ गया। इससे हम कानून की भाषा में, एविडेंस की भाषा में प्ली ऑफ एलिबाई कहते हैं। क्या कहते हैं, प्ली ऑफ एलिबाई। प्ली ऑफ एलिबाई की लिटरल मीनिंग जो है दैट इज प्रेजेंस समवेयर एल्स, प्रेजेंस समवेयर एल्स। आई वाज प्रेजेंट समवेयर एल्स, ठीक है। वहां पे इतनी दूर था कि ये हाईली इम्प्रोबेबल बन जाता है कि मैं उतनी दूर से यहां पे क्राइम कर सकता हूं, ऑल्दो नॉट इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल और इम्प्रोबेबल में फर्क है। पाकिस्तान को 2019 वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचने के लिए अगर उनको पहली बैटिंग करनी थी, ठीक है, पहली बैटिंग उनको आती तो उनको बनाने थे 650 रन। आपको याद है 2019 का वर्ल्ड कप, रिकैपिटुलेट करो 2019 और 19 का वर्ल्ड कप, ठीक है। अगर तिमन दम बैटिंग आए तेल तिमन चेज कर तथ मज 14 कि 15 ओवर्स में उनको चेज करना था। आपको समझ में आ गया। इट इज हाईली इम्प्रोबेबल, इट इज हाईली, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है। बॉलर जो है 10 के 10 ओवर जो है वो कंटिन्यूअसली नो बॉल्स हो सकते हैं और 10 के 10 ओवर्स में बैट्समैन जो है वो हर किसी बॉल पे छक्का लगा सकता है, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबल है, ऑल्दो इट इज इम्प्रोबेबल। आपको समझ में आ गया। दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूं। क्वेश्चन है कि वेदर ए कमिटेड ए क्राइम और नॉट, दिस इज द फैक्ट इन इशू, कि क्या एक इंसान ने क्राइम किया है या नहीं किया। अब सर्कमस्टेंस कुछ ऐसे हैं कि क्राइम जो है या तो वो ए ने किया होगा, या तो बी ने किया होगा, या तो सी ने किया होगा, या तो डी ने किया होगा। हालात कुछ इस तरह से, ठीक है। इल्जाम किस पे है, ए पे, लेकिन सर्कमस्टेंसेस क्या सजेस्ट करते हैं कि या तो ये क्राइम ए ने किया होगा, या तो बी ने किया होगा, या तो सी ने किया होगा, या तो डी ने किया होगा। आपको समझ में आ गया। हर कोई फैक्ट जिससे कोर्ट में ये दिखाया जाएगा, ये शो होगा कि क्राइम जो है वो किसी और ने नहीं किया है, आपको समझ में आ गया, ठीक है, बल्कि किसने किया है, या तो ए ने किया होगा, या तो बी ने किया होगा, या तो सी ने किया होगा, या तो डी ने किया होगा। इट इज रिलेवेंट, इट इज रिलेवेंट। आपको समझ में आ गया। बिकॉज यहां पे क्या बन जाता है, हाईली इम्प्रोबेबल, ठीक है। इस रूम में मर्डर हुआ और जब पुलिस आई, पुलिस को यहां पे 4 बंदे मिले, मौके वारदात से 4 बंदे मिले, दैट इट बिकम्स highly improbable, highly probable that any one of them have committed the crime। आपको समझ में आ गया। और हर वो कोई एविडेंस कोर्ट में अलाउ की जाएगी which makes it probable, ठीक है, which makes it probable। क्या चीज probable, कौन सी चीज probable, that the death has been caused by any one of them। आपको समझ में आ गया। ताकि सेक्शन 11 जो है it deals with 2 things। नंबर फर्स्ट इज inconsistent facts and number second is probabilities। 2 चीजें। Section 11 deals with inconsistent facts and number second is probabilities। 2 चीजें। Section 11 डील करता है उन फैक्ट्स के साथ, फिर भी मैं आपको कहूंगा Section 11 उन फैक्ट्स के साथ डील करता है जिन फैक्ट्स का ऑर्डिनरीली केस के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। अभी मैंने आपको कहा वो फैक्ट्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, इररिलेवेंट होते हैं। इररिलेवेंट क्या हो, इररिलेवेंट का मतलब होता है केस के साथ उनका लेना देना नहीं होता है। सेक्शन 11 डील करता है उन्हीं फैक्ट्स के साथ जिनका फैक्ट इशू के साथ या केस के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है और वो रिलेवेंट नहीं होते। आपको समझ में आ गया। लेकिन वो रिलेवेंट बन जाते हैं, दे बिकम रिलेवेंट। कब, या तो वो फैक्ट इनकंसिस्टेंट होंगे, किसके साथ, फैक्ट इन इशू के साथ, दूसरा
या तो फैक्ट इशू के साथ या तो रेलेवेंट फैक्ट के साथ। दूसरा, या तो वो फैक्ट्स इफ बाय देमसेल्व्स और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स मेक्स द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इन इशू either highly probable और highly improbable. These are the two conditions of relevancy. वरना उन फैक्ट्स की रेलिवेंस नहीं होती। वो रेलिवेंस इसी वजह से बन जाते हैं क्योंकि वो फैक्ट्स ये दो चीजें सेटिस्फाई करते हैं। आपको समझ में आ गया? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स। उन फैक्ट्स के एविडेंस कोर्ट में अलाउड है, हर वो एविडेंस कोर्ट में अलाउड मानी जाएगी जिन फैक्ट्स का फैक्ट्स ऑफ द केस के साथ, यानी कि फैक्ट इन इशू के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है, खाली एक ही कनेक्शन होता है। वो कनेक्शन क्या है कि ये फैक्ट इन इशू के साथ इनकंसिस्टेंट है, खाली एक कनेक्शन। ठीक है, वो फैक्ट्स जिनका फैक्ट इन इशू के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, और जब फैक्ट इन इशू के साथ कोई कनेक्शन होगा ही नहीं तो वो रेलेवेंट माने ही नहीं जाएंगे। लेकिन खाली एक सिचुएशन है जहां पे वो रेलेवेंट माने जाएंगे। वो क्या है कि ये फैक्ट्स इनकंसिस्टेंट है, किसके साथ? फैक्ट इन इशू के साथ। और उनकी इनकंसिस्टेंसी ही सफिशिएंट मानी जाती है, काफी मानी जाती है टू वारंट देयर रेलेवेंसी। देयर इनकंसिस्टेंसी इज सफिशिएंट to warrant their relevance. Just because they are inconsistent, they become relevant. Otherwise, they are not relevant. Those facts are not relevant. Just because they are inconsistent, with whom? With what? Fact in issue. Just because they are inconsistent with the fact issue, they become relevant. अब ये सेक्शन 11 जो है, इसका पहला हिस्सा जो है inconsistent facts, ये एक इंसान को enable करते हैं, उसको एक ताकत देते हैं। कौन सा ताकत? किस इंसान को? जिस पे कोई एलिगेशन होगी, जिसमें कोई चार्ज होगा, किसका? क्राइम का। आपको समझ में आ गया? वो अपने डिफेंस में कह सकता है कि जैसा मुझ पे जिस क्राइम का चार्ज हुआ है, मैं उस स्पॉट ऑफ द क्राइम से इतनी दूर था कि ये मेरे लिए हाईली इम्प्रोबेबल बन जाता है कि मैं एक ही टाइम पे एक ही जगह में क्राइम कर सकता हूं। मैं वहां पे था, आप देखिए लाहौर में उसी टाइम में होटल में था, ये आप होटल की बिल देख लीजिए, उसी टाइम पे कलकत्ता में क्राइम हुआ था। जैसा ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, इट इज हाईली इम्प्रोबेबल। दैट मींस दीज आर इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स। और कलकत्ता में जो क्राइम हुआ उसका चार्ज इस पे, लेकिन वो कहां पे है? लाहौर में। दीज टू फैक्ट्स आर इनकंसिस्टेंट विद ईच अदर। आपको समझ में आ गया? अब जब ये इनकंसिस्टेंट है, वो लाहौर में था, उसका कनेक्शन तो इसके साथ है नहीं, है ऑर्डिनरली है नहीं है, ठीक है, लेकिन वो रिलेवेंट बन जाते हैं कब? जब वो फैक्ट इन इशू के साथ क्या है? इनकंसिस्टेंट है। यहां पे तो इनकंसिस्टेंट है कि नहीं? एंड जस्ट बिकॉज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट इन इशू, इट इज सफिशिएंट टू वारंट देयर रिलेवेंसी। ठीक है, दैट मीन्स इसका कहीं और पे प्रेजेंट होना, हिज प्रेजेंस समवेयर एल्स इनकंसिस्टेंट है इस फैक्ट के साथ। किस फैक्ट के साथ? कि वो यहां पे भी मौजूद था, यहां पे भी प्रेजेंट था। आपको समझ में आ गया? ये दो चीजें आपस में क्या है? इनकंसिस्टेंट। क्या इनकंसिस्टेंट है? उसका कहीं और पे होना और उसका कहीं और पे का इस पे चार्ज होना। दीज टू थिंग्स आर इनकंसिस्टेंट विद ईच अदर। आपको समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज चार्ज्ड विद द मर्डर व्हिच टुक प्लेस इन कैलकाटा, ही कैन टेक द डिफेंस। कौन सा डिफेंस? That on that particular day he was somewhere else. वो कोर्ट में ये अर्जी पेश कर सकता है, ये प्ली पेश कर सकता है, और इस प्ली को हम एविडेंस की भाषा में प्ली ऑफ एलिबाई कहते हैं। प्ली ऑफ एलिबाई की लिटरल मीनिंग है प्रेजेंस समवेयर एल्स। आपको समझ में आ गया? और अपनी प्रेजेंस कहीं और पे प्रूव करने के लिए वो कोर्ट में एविडेंस पेश कर सकता है। मिसाल के तौर पे वो ये कह सकता है कि जैसा उस वक्त में फलानी जगह पे मैं इस सेरेमनी अटेंड कर रहा था, मैं ताजियत पे था। आपको समझ में आ गया? मैं किसी बिजनेस मीटिंग में था, मैं होटल में था, वहां की बिल वो पेश करके अपनी प्रेजेंस समवेयर एल्स को वो कोर्ट में प्रूव कर सकता है। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है इसमें,
प्ली ऑफ एलिबाई में बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है दैट लाइज ऑन द पर्सन हु सेट्स इट अप। प्ली ऑफ एलिबाई का बर्डन जो होता है वो हमेशा उस इंसान पे होता है जो ये कहेगा कि मैं स्पॉट ऑफ द क्राइम पे था ही नहीं। आपको समझ में आ गया? मैं कहीं और जगह पे था। आपको समझ में आ गया? बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पे है। उसे प्रूव करना पड़ेगा कि जहां पे क्राइम हुआ, जो चार्ज मुझ पे है कि मैंने फलानी जगह पे क्राइम किया है, मैं उस वक्त वहां पे नहीं था, मैं कहीं और पे था, और वहां पे अपनी प्रेजेंस को प्रूव करने के लिए वो कोर्ट में एविडेंस पेश कर सकता है। आपको समझ में? मैंने मिसाल दी थी आपको, बिल, मैरिज सेरेमनी वगैरह वगैरह, डॉक्टर के पास। ठीक है, ये प्ली जो है, प्ली ऑफ एलिबाई जो है, इसमें एक इंसान तब कामयाब हो जाता है जब वो कोर्ट में ये शो करे, क्या शो करे? दैट ही वाज सो फॉर अवे एट द रिलेवेंट टाइम। मिसाल में भी मैं आपको कहा उसने कलकत्ता में क्राइम किया था, ये उस पर चार्ज एलिगेशन है। 1 बजे उसने कलकत्ता में फलानी दिन क्राइम किया है। ठीक है, वो अपनी प्ली में अब कब कामयाब होगा? ठीक है, जब वो कोर्ट में ये प्रूव करे कि जैसा मैं इतनी दूर था, इतनी दूर, आई वाज सो फॉर अवे एट द रिलेवेंट टाइम, 1 बजे, एट द रिलेवेंट टाइम, दैट ही कुड नॉट बी प्रेजेंट एट द प्लेस वेयर द क्राइम वाज कमिटेड। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है कि मैं एक ही टाइम पे, एक ही दिन में, एक ही टाइम पे 2 जगह मौजूद हूं? ठीक है, आई एम नॉट ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट किसको कहते हैं? जो हर कहीं पे मौजूद हो। अल्लाह इज ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, वी आर नॉट ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज फैक्ट शोइंग प्रोबेबिलिटीज। इनकंसिस्टेंट फैक्ट समझ में आ गए? हर उस फैक्ट की एविडेंस कोर्ट में अलाउड मानी जाएगी, रेलिवेंट मानी जाएगी, या तो वो फैक्ट बजाते खुद, या अगर हम उस फैक्ट को किसी और फैक्ट के साथ कनेक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा? फैक्ट इशू जो है या तो वो हाईली प्रोबेबल बन जाएगा या तो हाईली इम्प्रोबेबल बन जाएगा। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं विच आर नॉट डायरेक्टली प्रूवेबल। ठीक है, हाँ, मैंने आपको इससे पहले भी कहा था, द बेस्ट एविडेंस इज द डायरेक्ट एविडेंस। ठीक है, हाँ, इन ऑल द केसेस द बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन, एविडेंस का रूल है। ठीक है, अगर मैंने कहीं पे मर्डर होते हुए देखा तो बेस्ट एविडेंस ये है कि मैं कोर्ट में कहूं कि जैसा मैंने अपनी आंखों से देखा। आपको समझ में आ गया? लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहां पे डायरेक्ट एविडेंस पॉसिबल नहीं होती है, तो वहां पे कोर्ट को इस केस की प्रोबेबिलिटीज पे जाना पड़ेगा। आपको समझ में आ गया? क्या हुआ होगा, दिस इज प्रोबेबिलिटीज। आपको समझ में आ गया? एक्चुअली क्या हुआ होगा, दीज आर द प्रोबेबिलिटीज। द कोर्ट विल हैव टू गो टू द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द केस, but in those cases where the case is not directly provable, ठीक है, in those situations what the court has to do, the court has to go to the probabilities of the case। आपको समझ में आ गया? मिसाल के तौर पे अगर किसी रूम में 5 बंदे हैं और 5 में से एक का मर्डर हो जाता है, एक रूम में 5 ही बंदे, उन्हीं 5 बंदों में से एक का कत्ल हो जाता है। आपको समझ में आ गया? उन सर्कमस्टेंसेस में उसका कत्ल होता है जो सर्कमस्टेंसेस कोर्ट में ये दिखाते हैं, ये शो करते हैं कि दिस शुड बी द हैंडीवर्क ऑफ एनी वन ऑफ देम। अगर 5 में से एक की मौत हुई है तो उसकी मौत बाकी जो 4 लोग रह गए, तुम चोरों मजाक सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे। आपको समझ में आ गया? तो यहां पे क्या हो, एविडेंस अलाउड मानी जाएगी, कोर्ट उस एविडेंस को अलाउ करेगा। ठीक है, जो इस चीज को प्रोबेबल बनाते हैं कि इन्हीं 4 लोगों में से किसी ने उस 5वें इंसान को मारा होगा। आपको समझ में आ गया? ठीक है, एविडेंस विल बी अलाउड ऑफ एवरी फैक्ट विच मेक्स इट प्रोबेबल। यहां पे क्या बन जाता है? प्रोबेबल, हाईली प्रोबेबल। ठीक है, दैट इट इज द हैंडीवर्क ऑफ एनी वन ऑफ देम। एविडेंस विल बी अलाउड ऑफ एवरी फैक्ट विच मेक्स इट प्रोबेबल विच वन ऑफ देम काज्ड द डेथ, विच वन ऑफ देम काज्ड द डेथ। अब कोर्ट को देखना है कि इन 4 में से किसने मारा है उसको, ये कोर्ट को डिसाइड करना है। चोर वो एक मोरमुत, 3 मोरमुत, 2 मोरमुत, कि 4 मन एक ही मोरमुत। ठीक है, दैट मीन्स हर वो एविडेंस, हर उस फैक्ट की एविडेंस कोर्ट में अलाउड मानी जाएगी। ठीक है, जिससे कोर्ट के सामने ये चीज आएगी कि इन 4 लोगों में से एक्चुअली किसने उसे मारा है।
आपको समझ में आ गया? दूसरी मिसाल मैं आपको दूंगा। एक इंसान पे चार्ज है चीटिंग का, ठीक है। अब कोर्ट में एविडेंस पेश की जाती है कि ये बंदा जो है जिस पे ये चार्ज है चीटिंग का, ही बिलोंग्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हैबिचुअल चीटर्स। कश्मीर में बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिनका धंधा ही है चीटिंग का। कोई नौकरी के नाम पे, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी के में एडमिशन के नाम पे लोगों को ठगते हैं, उनका धंधा है, ठीक है। हु आर दे आर हैबिचुअल चीटर्स, उनकी आदतन वो चीटर है। आपको समझ में आ गया? तो कोर्ट में ये एविडेंस पेश की जाती है कि ये बंदा जिस पे चार्ज है किसका, चीटिंग का, he belongs to a gang of, he belongs to an organization of habitual cheaters। आपको समझ में आ गया? ये एविडेंस कोर्ट में अलाउड मानी जाएगी। क्यों? Because it makes the fact in issue highly probable। That means यहां पे ये इसलिए इस फैक्ट की एविडेंस इसलिए कोर्ट में अलाउड है बिकॉज इट मेक्स द फैक्ट इन इशू हाईली प्रोबेबल। लेकिन मैंने आपको कहा था खाली प्रोबेबल नहीं बल्कि हाईली इम्प्रोबेबल भी अलाउड है। आपको समझ में आ गया? मिसाल के तौर पे संता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एक केस है। संता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में जो विटनेसेस थे, गवाह, उन्होंने कोर्ट में टेस्टिफाई किया, टेस्टमनी दी। टेस्टमनी किसे कहते हैं? गवाही, गवाही दी। गवाही को टेस्टमनी बोलते हैं, टेस्टिफाई करना। अब जो विटनेसेस थे उन्होंने टेस्टमनी दी, उन्होंने टेस्टिफाई किया कोर्ट में कि उन्होंने डिसीज्ड को, जो मरा था इसमें संता सिंह वर्सेस स्टेट पंजाब में जो डिसीज्ड था, जिसकी मौत हुई थी, हमने इसको देखा कि इस पे जो गोली चलाई गई दैट वाज शॉट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 25 फीट। 25 फीट की दूरी से उस पर गोली चलाई गई। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट जो है, मेडिकल रिपोर्ट ने यह दिखाया कि जख्म का कुछ नेचर ऐसा था, जख्म कुछ ऐसा था, ठीक है, कि ये गोश्त अमिस पे गोली चलाना आमद, इस पे जो गोली चलाई गई दैट शुड हैव बीन शॉट ओनली फ्रॉम ए यार्ड। मेडिकल रिपोर्ट ने क्या सजेस्ट किया कि ये डिसीज्ड जो है इस पे जो गोली चलाएगी दैट शुड हैव बीन शॉट ओनली फ्रॉम ए यार्ड। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स यहां पे दो ओपिनियंस थे। एक ओपिनियन विटनेसेस का था जिन्होंने कहा कि डिसीज्ड पे गोली 25 फीट की दूरी से चलाई, लेकिन एक्सपर्ट्स जो थे, एक्सपर्ट ओपिनियन जो थी, उन्होंने कहा कि द शॉट शुड हैव बीन शॉट ओनली फ्रॉम ए यार्ड। ठीक है, दैट मीन्स यहां पे एक्सपर्ट ओपिनियन ने विटनेसेस की टेस्टिमनी को क्या किया? शाबाश, हाईली इम्प्रोबेबल माना, हाईली इम्प्रोबेबल ठहराया। आपको समझ में आ गया? यहां पे एक्सपर्ट ओपिनियन जो है दैट वाज अ रेलेवेंट एविडेंस। व्हाई? बिकॉज इट मेड द फैक्ट इन इशू हाईली इम्प्रोबेबल।